चलिए बच्चों, अब हम PYQs कर रहे हैं जून 24 के। करें स्टार्ट। जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, जो हम PYQs करने वाले हैं ना, हमने दो पार्ट में बांटा है। बाकी पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम अलग करेंगे और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अलग करेंगे। वो अलग बात है। पहला क्वेश्चन ही स्पेशल का है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्पेशल का हम अलग से सेशन लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाएंगे क्वेश्चन पूछ कर है। हम लोग ना एग्जाम में भी क्वेश्चन बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं कि आपको बोला गया है कि लोगों का पेपर फास्ट करना है, बट क्वेश्चन थोड़ी फास्ट करना है, आंसर फास्ट करना है। आपने क्वेश्चन समझने में जल्दबाजी कर दी तो आपका आंसर वैसे भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बारी, मिस्टर जे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर एस टू परचेज हिज हाउस फॉर 20 लाख विद इन 3 मंथ। मिस्टर जे और एस का हो गया एग्रीमेंट, मकान खरीदेंगे 20 लाख का 3 महीने में। He also paid 50,000 in token money. जे खरीद रहा है ना, एस का मकान है, कौन खरीद रहा है, जे। सर 50,000 का टोकन मनी चला गया। इन द मीन वाइल एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हाउस हो गया डिमोलिश। एंटी एंक्रोचमेंट तो जो कब्जे कर रखे होते हैं हमने एक्स्ट्रा या बाहर की तरफ, एंटी एंक्रोचमेंट को रोकने वाले। और सरकार ने गिरा दिया, किसी भी वजह से सरकार ने गिरा दिया। चलते बुलडोजर चल गया जी, काम हो गया। अब हाँ जी, घर ही गिरा दिया। मिस्टर जे वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, ही आस्क्ड फॉर रिफंड ऑफ मनी। उसने मांगे मांगे भाई तुम्हारा मकान तो गिर गया। देखो क्या होता है ना, मकान का मैप पास ना हो, नोटिस इशू कर रखे हो, आपको पहले ही परमिशन बोल रखा होगा, तो ना फिर भी बना लेते हैं। तो सरकार एक दिन उसको क्या करती है, गिरा देती है। सिंपल सी बात है। अब मुद्दा क्या है कि जे कह रहे हैं मेरे 50,000 वापिस। नाउ रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन वेदर जे इज एंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ द अमाउंट। क्या जे अपने 50,000 वापिस मांग सकता है या नहीं? आपके हिसाब मांग सकता है? किस बेसिस पर मांग सकता है? कॉन्ट्रैक्ट डिमोलिश हो गया तो फिर लॉजिकली अगर अगर आपके इस बात को समझें तो क्या ये जो मकान है इसको रोकना जो है एस के हाथ में था। क्या हम इसे मिस्टेक वाला केस कहेंगे या इम्पॉसिबिलिटी वाला केस? इम्पॉसिबिलिटी। पहली बात, कुछ बच्चों ने ना, मैं आपको एग्जाम के ऑब्जर्वेशन साथ में जो ICAI ने दी, कुछ बच्चों ने इसको मिस्टेक में डाल दिया। ये होता ना, हमने कहा कि गोडाउन में सामान पड़ा है, यहाँ गोडाउन थोड़ी है और यहाँ मकान बाद में डिस्ट्रॉय हुआ है। ये थोड़ी कि आप डील करने आए थे और पीछे वो आगे कमेटी वाले और चलाकर चले गए। ये इम्पॉसिबिलिटी है, कौन सी, सुपरवीनिंग, आउट ऑफ योर कंट्रोल। समझ रहे बात को? लॉजिकली ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी परफॉर्म होगा नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। बट इसको हम प्योरली, अगर हम खाली वॉइड बोलेंगे तो वॉइड में तो आप पैसे ले नहीं सकते, यहां पर आप पैसे ले सकते हो। रिस्टोर दोनों पार्टी को अपना अपना काम करना पड़ेगा। आपका मकान तो आपके पास ही है, चाहे डिमोलिश है या जैसे भी है। मुद्दा है क्या सामने वाले को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए पहली बात, सेक्शन लर्न करना आपकी इच्छा है, राइट। ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल। देखो इम्पॉसिबल इज द की वर्ड है। मैंने कहा लॉ में की वर्ड जरूर लिखे, लैंग्वेज जो मर्जी लिखे। इम्पॉसिबिलिटी यहां पर क्या है, की वर्ड। The reason of some, by reason of some event, the promisor could not prevent, unlawful becomes void when the act becomes unlawful or impossible. मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया void, क्या हो गया, either it is unlawful or impossible. अब ये तो impossible वाली कंडीशन में चला गया ना। When agreement is discovered to be void or contract become void by the reason, any person who has received any advantage is bound to restore. उसको पैसे तो वापिस देने ही पड़ेंगे। लोग ना void का ना हमेशा एक एक्सक्यूज क्या कि वॉइड है, आप हमारे पे केस नहीं कर सकते। वॉइड का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना, काम नहीं करना, बट जो पैसा आपने ऑलरेडी लिया है क्या वो वापस दोगे नहीं दोगे? यार आप मकान नहीं दे रहे को ओके है, बट क्या जे अपने 50,000 पे लेगा या नहीं लेगा? अब देखो, जैसे आप ऊपर प्रोविजन आ गया, ये पैरा आपको दिख रहा है किस चीज का? इसकी लैंग्वेज समझो, क्या कह रहा है, जे कॉन्ट्रैक्ट में आया था, मकान के लिए 50,000 दिए, कंडीशन थी कि 3। क्या आपको ये सारी लैंग्वेज ऊपर की नहीं दिख रही? तो फैक्ट एनालिसिस में लेके जाते हैं, देख रहे हो। अब बिफोर कंप्लीशन हाउस वाज डिमोलिश, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो ये बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्पॉसिबल, ये एनालिसिस है। ये क्या है, एनालिसिस। इन दिस सिचुएशन J is required to refund 50,000 taken money paid to S as contract has become void as to diminution by the local administration. As a result it become impossible. आप ना इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। आप इस केस में लिखेंगे बिकॉज ना इम्पॉसिबल हो गया है
तो यानी कि आप उसको ना अपना पैसा रिस्टोर करना चाहिए। और कंक्लूजन को आप लास्ट में एक लाइन लिखो, यस वी कैन से दैट ऑन द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट जे कैन डिमांड फॉर हिज रिफंड। इसको ये एनालिसिस को थोड़ा और आगे ले जाकर कंक्लूजन को एक लाइन में थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। ऑल्दो ये आंसर इंस्टीट्यूट का ही है बट इंस्टीट्यूट आपसे कुछ ज्यादा ही अच्छा है ना बात। सिंपल बात पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया था, वॉइड हो गया था, बट पैसे आपको लौटाने पड़ेंगे। मुश्किल क्वेश्चन था ये, कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। आई थिंक 4 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट है, कोई ऐसी दिक्कत। 4 नंबर में लिटरली जनरल वे में कितने पेज भरते हैं? एक सिंगल साइड का एक साइड लेकर चलते हैं, राइट। फिर है क्वेश्चन ये इम्पॉसिबिलिटी। हाँ जी, ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगना चाहिए? इस क्वेश्चन को करने में 4 नंबर को 6 मिनट, 6 से नहीं 7 तो एक्स हो गए ना टोटल। आपको स्पीड में लेकर चलना है, बीच में डिस्ट्रक्शन के टाइम डिस्ट्रैक्शन आती है, भी टाइम आता है, वॉशरूम चला गया बच्चा, पानी पीने लगा, 6 मिनट लेके चलो। आसान क्वेश्चन है ना, 6 मिनट लेके चलेंगे, ठीक है। 6 मिनट लिखने का या पढ़ने का या दोनों का? दोनों का है, मिला कर है आपको लिखने के पहले, क्योंकि लिखने का टाइम तो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम वैसे ही मिल चुका है। यू नीड टू डिसाइड पहले कौन सा, ठीक है। थर्ड देखिए, वेर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर टू परफॉर्म, मतलब मना ही करे, ब्रीच हो गया ना ये तो, ऑल टुगेदर मैं करता ही नहीं, और डिसेबल्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग, या उसको कर नहीं पा रहा, the other party has the right to resign it. Discuss the statement and effect of such refusal under the provision of Indian Contract Act. पहली बात ये बेटे, टॉपिक कौन सा है? ब्रीच। जब सामने वाली पार्टी मना करती है, बिकम, अब मना कर रहा है ऑल टुगेदर, मतलब काम शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ तो पहले ही मना हो गया, पहले ही मना हो गया तो कौन सी ब्रीच है? एंटीसिपेटरी ब्रीच की प्रोविजन आपको पता ना, एंटीसिपेटरी ब्रीच की मीनिंग लिख दो, बता दो कि दूसरी पार्टी इसको या तो कम्स टू एन एंड करके क्लेम कर लेगी, या वो उसको अलाइव रख सकती है, वेट फॉर द ड्यू डेट एंड स्टिल देन गो फॉर द एक्शन। पहले बच्चों ये देखो, मीनिंग आ गया यहाँ पर, ऐसा नो, यहाँ पर मीनिंग लिख दीजिए। सेकंड, बाय वर्ड्स हो सकती है, बाय कंडक्ट हो सकती है। फैक्ट क्या होगा? दो बातें, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कीजिए, स्यू कर दीजिए, या भी रिसाइन ना कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव रखिए, टाइम का वेट कीजिए, और तब अदर पार्टी को रिस्पॉन्सिबल कर दीजिए, है ना बात। बट वहां पर एक बात थी, आपको जनरली डैमेज मिलता है मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर ड्यू डेट को मार्केट प्राइस कम हो गया तो फिर आपके डैमेज का अमाउंट कम होना है, तो आपको डिसाइड करना है। और कई बार ना हमारा मोटिव डैमेज लेना नहीं होता, हमारा मोटिव पता क्या होता है कि आज इसने मना कर दिया है, क्या पता ड्यू डेट को ये काम कर दे। और इनफैक्ट हमने पढ़ा था, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा और वो ड्यू डेट को काम करने को तैयार है, तो फिर हम उसकी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, फिर डैमेज नहीं मिलेगा, फिर डैमेज, धन्यवाद। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरा कंटेंट लिखना है। यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, अगर कंटेंट कम पड़े तो आप एग्जांपल भी कर सकते, एग्जांपल भी क्रिएट कर सकते, क्या बात। तो ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, अगला भी स्ट्रेट है, लो जी, वेजरिंग एग्रीमेंट। Explain the term wagering agreement in the light of Indian Contract Act 1872. Also explain some transaction resembling with wagering, though they are not. क्या है हमारे पास नोटबुक में चार्ट है और बुक के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है। पहले वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, एंड द पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन दैट इवेंट, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन द स्टेक, आइदर विन और आइदर, ये बात के 4 एग्जांपल थे। चिट फंड, यस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, स्किल्स, इंश्योरेंस। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, डन है। इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली बुक में भी गिवन है, आई थिंक सेम ही होगी, डिटो। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? रिजेंबलिंग वेजर बट नोट ए वेजर, को अलग से क्यों बताना है? वो हॉर्सेस उस टॉपिक में आती है कि जो वेजर है, ये बोल रहा है कि जो दिखने में वेजर है, ये वेजर नहीं है ना प्रैक्टिकली, इंश्योरेंस कंटीजेंट है। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन लीगली गवर्नमेंट द्वारा अलाउड है स्टॉक मार्केट में। स्किल टैलेंट, ये ऑलरेडी स्किल टैलेंट है, तुक्का थोड़ी है कि कुछ भी हो गया। आप अपने अपने स्किल पे गए, आपने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो आप अपने टैलेंट पे जीतने वाले हो, तो ये आपके वेजरिंग नहीं है, वेजरिंग नहीं है, धन्यवाद। चाहे 5 क्वेश्चन है, आखिरी 5 क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इतने कम है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट,
अभी तो इन 5 में से एक मैंने गलती से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का डाल दिया, 4 आए नॉर्मल, और आप देखोगे 4-5 स्पेशल के भी हैं। अभी स्पेशल इसलिए ज्यादा आ रहा है, शायद आपकी बारी भी आ सकता है, तो क्यों? क्योंकि अभी नया 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 मतलब पहले इंटर में हुआ करता था। कब कहा होता था? जून 24 और सितंबर 24 में ही फाउंडेशन में आया, तो उन्होंने कहा कुछ बच्चों को नया नया कुछ दिया जाए। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 3 ही तो बातें थी, एजेंसी, बेलमेंट और इंडेमनिटी, इसलिए वो आ रहा है। अदरवाइज अगर आप 4 क्वेश्चन भी देखो, 6 का ये इस पे लिखा नहीं, पता नहीं 4 या 6 का होगा, मान लो 4, मान लो 10, 10, 20 के तो ये 4 क्वेश्चन है, इस नंबर के तो 4 ही क्वेश्चन है। अगर मैं मान लो स्पेशल वाले भी मिला, तो आप मान लो चॉइस मिला के, विदाउट चॉइस तो कम होगा, चॉइस का मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, 116 120 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 40 नंबर का ही आ गया टोटल मिला के, देख रहे हो आप? तो इंपॉर्टेंस समझिए इस चैप्टर की। वो मैंने एक दिन कहा था कि बच्चा चाहे तो प्लान कर सकता है कि या तो इसी चैप्टर को अच्छे से करे, या इसको छोड़ के बाकी कर ले। वो सिर्फ बोलने के लिए थी, इसको नहीं छोड़ना, गलती से भी ना छोड़ना, समझ रहे बात को? जो चीज है पकड़ में, उसको पकड़ के रखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा चैप्टर है वेजरिंग। वेजरिंग की बात आता है, वेजरिंग से डिफरेंशिएट करके हम एक चैप्टर और क्रिएट करते हैं, क्वासी और कंटीजेंट। दोनों से ही 2 क्वेश्चन आ गए 6 नंबर के, और क्या चाहिए? वो दोनों केस स्टडी नहीं है, स्टेट थ्योरी है। देख रहे हो क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्लेन एनी 3 रूल्स। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो इसमें ना वैसे इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में डेफिनेशन नीचे, रॉन्ग पैटर्न, आपको डेफिनेशन ऊपर देनी, पहले पूछा गया वो पहले दोगे, जो बाद में पूछा गया बाद में। क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इज सम इवेंट कोलैटरल टू सच इवेंट हैपन और डजंट हैपन। रूल्स क्या है? देखिए ये रूल्स है। परफॉर्मेंस जो है हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे है, कोलैटरल है, आपकी इच्छा पे नहीं है, और अनसर्टेन। बोले मेरी इच्छा पे थोड़ी है ये, मैंने इंश्योरेंस एग्रीमेंट लिया। बताता हूं। की पॉइंट कह रहा है, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी एट द मेयर विल ऑफ प्रोमिसर, इट शुड बी कंटीजेंट इन एडिशन टू विल ऑफ प्रोमिसर। मेरी इच्छा के एडिशन में होना चाहिए। मैंने बाइक का इंश्योरेंस लिया कि बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मिलेगा, बट मेरी इच्छा एक्सीडेंट की थोड़ी है, मेरी इच्छा तो इंश्योरेंस की है, और एक्सीडेंट मेरी मर्जी से नहीं होगा, एडिशन है ना, हुआ तो क्लेम मिलेगा। देखो आदमी ना अपनी बाइक का इंश्योरेंस नहीं कराता कि एक्सीडेंट हो जाए, वो कराता है कि बाय चांस एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो आपकी इच्छा एक्सीडेंट करने की, गेटिंग द पॉइंट? दिस इज कंटीजेंट। देखो असेंशियल एलिमेंट छोड़ो, इन्होंने क्या है आपके जो 4 के हिसाब से इन्होंने बोला एक्सप्लेन एनी 3 एसेंशियल रूल्स। ये एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, ये 6 मार्क्स के हिसाब से सफिशिएंट है, बट इंस्टीट्यूट ने आपके साथ खेला खेला, तो कैसे? नीचे पढ़ो, तेरा रूल्स रूल्स है 34 35 32 33, उन्होंने लिखे नहीं, लिखने आपको तो लिखने हैं, रूल्स याद कीजिए। ऑन हैपनिंग, ऑन नॉन हैपनिंग, इवेंट हैपन, इम्पॉसिबिलिटी, 6 रूल है हमारे पास, वो लिखने पड़ेंगे बेटे आपको, लिखने पड़ेंगे। कितने लिखने पड़ेंगे? इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस के लिए दिया, पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने क्या कहा? 32 33 34 35 36 देख लो, आपको तो लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप वो लिखोगे ना, ये 6 नंबर के हिसाब से बड़ा है, कम करना पड़ेगा आपको। अगर आप उसको लिखने बैठोगे तो 2 पेजेस चले जाएंगे आपके। इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं है, आपको लिखना है। एक्सप्लेन एनी 3, कोई भी 3 जो आपको अच्छे से आते, क्योंकि 6 लिखोगे तो कितना बड़ा कंटेंट चला जाएगा ना। ये देखो आप इतना लिखो पहले, ठीक है, उसके बाद 3 रूल लिखो। क्या सफिशिएंट नहीं है? मोर देन सफिशिएंट है बेटे, मोर देन सफिशिएंट। यस बेटे। एसेंशियल नहीं है वहां, वो 4 एसेंशियल है। हाँ ठीक है, ज्यादा है, मैं तो कह रहा हूं ढंग से लिखो तो बड़े आराम से 6 नंबर का 7 में भी चला जाएगा ये क्वेश्चन। है ना बात? कोई दिक्कत यहां तक? वेरी सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, बड़े आराम से तुम्हारे 20 नंबर आ गए, और क्या चाहिए? तो इसको जून पीवाईक्यू को करते हैं यहां पर। जय श्री राम, जय माता।